नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। कनिष्ठ सहायक मॉडल पेपर 4 देखेंगे आज हम। हमने 3 मॉडल पेपर अभी तक हमने देख लिए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसमें आपका आया। आज रहेगा मॉडल पेपर 4। जो ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, मॉडल पेपर 4 जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, जो स्टेनो का एग्ज़ाम कराया गया था यूके SSC के द्वारा, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली तो पूछे ही गई थी, और उसके बाद भी नरेंद्र सिंह नेगी जी और ये प्रीतम वर्मा जी, इनके गीत भी पूछे गए थे, जो कि हमने आयोग के पैटर्न को ही फॉलो करके ये पेपर बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे, इसमें गीत और जितने भी जो हो सकता है आयोग के पैटर्न को पकड़ते हुए ये बनाया गया है पेपर। तो आप देखिए पेपर कैसा बनाया गया है और अपना स्कोर आप ज़रूर बताइए। ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इस पेपर पे 60+ नंबर आपके आते हैं तो आप अच्छे तैयारी पे हैं। आप रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो देखते हैं आज का मॉडल पेपर 4। अपना स्कोर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए, उसके बाद वीडियो को चलाइए और आंसर ऐड कीजिए, और जितने भी आपके नेगेटिव मार्किंग होंगी वो भी ऐड करके आप अपना जो है स्कोर बताइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और 0.25 नंबर नेगेटिव मार्किंग भी इस पर रखी गई है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहले में रहेगी हमारी 20 नंबर की हिंदी। क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द युग्म जो है सुमेलित नहीं है। हमें बताना कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। पहला है शिथिल का थकान, दूसरा है जमाता दामाद का, तीसरा दिया है मिष्टी मिठाई का, और अंतिम है रस्वती रस्सी का। जो कि हमारा जो सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप अपना स्कोर भी ऐड करते रहिएगा। जो इसका आंसर ले लेते हैं, आंसर रहेगा इसका डी, यानी कि जो रस्सी का है, रस्सी का क्या होता है, रज्जु होता है। इसका क्या होता है, रज्जु होता है। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द युग में सुमेलित नहीं है। इसमें हमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है भृत्य किंकर चाकर और मोषक जो है चोर के। दूसरा है विवधु आदित्य त्रिदर्श गीवाण जो है देवता के। सी है भवानी शिवा सौलसुता अर्पणवा ये हैं पार्वती जी के। डी है शिरोरूह चूल कुंतल और चिंकुर ये है बाल के। बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा इसका आंसर ए, यानी कि जो ए है ये सुमेलित नहीं है। इसमें से जो भृत्य किंकर और चाकर है ये हमारे सेवक के होते हैं पर्यायवाची, ये होते हैं सेवक के, यानी कि नौकर सेवक एक ही हो गया। और जो मूषक है ये होता है चोर का, यानी कि ये सुमेलित नहीं है हमारा। बाकी सभी हमारे सुमेलित हैं, सुमेलित दिए गए हैं। आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए आयोग के नए पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी एक क्वेश्चन के साथ किसी ने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पहला दिया गया है अनुराग का विराग, दूसरा दिया गया है आकुंचन का प्रसारण, तीसरा दिया है आलोक का तिमिर, और डी दिया गया है औचित्य का चित्य। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा इसका डी, जो औचित्य है इसका चित्य न होकर इसका क्या होता है, इसका अनौचित्य होता है। इसका क्या होता है, अनौचित्य, अनौचित्य होता है, यानी कि डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश अपने शब्द युग्म के साथ सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा जो वाक्यांश है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला दिया गया है, जो मनोरथ सफल होने से संतुष्ट हो उसके लिए एक वाक्यांश लिखा गया है, ये लिखा गया है कृतार्थ। अगला है उपकार के बदले किया गया जो उपकार है उसके लिए कृतज्ञ। अगला है गहराई, जिसकी गहराई न मापी जा सके उसको बोला गया अगाध। डी दिया गया है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कथा, अंतः कथा बोला गया है। हमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर ए। बाकी सभी सुमेलित है हमारा। ठीक हो गया। और ये सी पर देखिए, इसको बोलते हैं जिसकी गहराई न मापी जा सके, उसको अगाध और अथाह भी बोलते हैं, इसको अथाह। और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सुमेलित नहीं है। इसमें दिया गया है जो मनोरथ सफल होने से संतुष्ट हो उसको कृतार्थ नहीं बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताइएगा क्या बोलते हैं। अगर आपका जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहाँ से आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है समान भावार्थी भिन्नार्थक शब्द युग्म से सुमेलित नहीं है। जो समानार्थी है उस जो सुमेलित नहीं है मैं वो बता। पहला ऑप्शन दिया गया है असर और असर। इस असर का अर्थ प्रभाव होता है और इस असर का अर्थ बाण रहित होता है, जो कि हमारा जो है वो सही दिया गया है। बी ऑप्शन है जिसमें दिया गया है अर्जन अर्चन। इस अर्जन का अर्थ संग्रह होता है और इस अर्जन का अर्थ पूजा होता है, ये भी हमारा जो है वो सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया गया है उपकार और अपकार। और डी में देखिए अंगन और आंगन, ये स्त्री और आंगन के लिए है। बताइए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर है वो आंसर बनेगा सी, जिसमें दिया गया है उपकार को बुराई कहा गया है और अपकार को भलाई कहा गया है। ये आगे पीछे कर दिए हैं, यानी कि उपकार का अर्थ भलाई हो जाएगा और अपकार का अर्थ बुराई हो जाएगा। बाकी हमारे जो है वो सभी ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो आंसर सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध वर्तनी को दर्शाता है। मैं इनमें से बताइए कौन सा शब्द युग्म जो है वो शुद्ध है। आंसर ले लेते हैं, आंसर बनेगा इसका डी औपनियासिक। जो औपनियासिक है ये हमारा शुद्ध लिखा गया है। इसी प्रकार एक शब्द और आता है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि औपनिवेशिक। ये है औपनियासिक, वह है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक शुद्ध कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हमारा औपनिवेशिक ऐसे औपनिवेशिक, छोटी नी वे सिख, औपनिवेशिक शुद्ध ये लिखते हैं। दो शब्द एक साथ एक ही जैसे होते हैं तब जाके मैंने ये लिखा, ये कन्फ्यूजन होता है इसमें। बाकी औचित्य जो है हमारा गलत लिखा गया है, कुमुदनी गलत लिखा गया है। कुमुदनी में छोटी वाली दी आ जाएगी यहाँ पे, ये शुद्ध हो जाएगा। दी में अगर छोटी वाली दी लगा दें हम तो ये शुद्ध हो जाएगा। और साप्ताहिक नहीं होता, सप्ताह नहीं होता, साप्ताहिक होता है, यानी कि इसमें 100 में आ की मात्रा लगे, यानी कि इक प्रत्यय अगर पीछे से लग रहा है तो जो पहला वाला शब्द है वो ह्रस्व, यानी कि उसमें आ की मात्रा लग जाएगी, वो दीर्घ शब्द बन जाएगा, यानी कि साप्ताहिक बन जाएगा वो अगर इक प्रत्यय लगा हुआ है किसी भी शब्द में। तो इसका आंसर ले लिया होगा हमने, यानी कि डी इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ के साथ सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आज आप देख रहे होंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बनाए गए हैं आयोग के नए बटन को देखते हुए। पहला दिया गया है आकाश कुसुम होना, यानी कि पहुंच से बाहर होना। बी है घी खिचड़ी होना, जो है इसमें है अत्यंत प्रसन्न होना। और सी दिया गया है कटी पतंग होना, यानी कि निराश्रित होना। और डी दिया गया ईंट से ईंट बजाना, यानी कि नष्ट करना। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि जो घी खिचड़ी होना ये सुमेलित नहीं है। इसका अर्थ प्रसन्न होना नहीं होता, इसका अर्थ होता है हमारे अच्छे से घुल मिल जाना, यानी कि घी खिचड़ी होना अच्छे से घुल मिल जाना इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा संकर शब्द दिए गए हैं सभी और सुमेलित भाषा के आधार पर सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमें। पहला दिया गया है छाएदार, दूसरा दिया गया है रेलगाड़ी, तीसरा दिया गया है सीलबंदे और चौथा क्या दिया गया है, चौथा दिया गया है पानदान, यानी कि हिंदी और फारसी का। बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित हमारा नहीं है। ये दिया गया है छायादार, जो कि संस्कृत और फारसी का है। दूसरा दिया गया है रेलगाड़ी, अंग्रेजी और हिंदी का है। तीसरा दिया गया है सीलबंदा, अंग्रेजी और हिंदी का। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर बनेगा हमारा सी, यानी कि जो सीलबंद शब्द है ये अंग्रेजी और फारसी से लिया गया है, यानी कि हिंदी की जगह फारसी का शब्द है बंद। जो सील है ये अंग्रेजी का शब्द है और बंद जो है ये फारसी का शब्द है, यानी कि सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, बसंत ऋतु में कौन सी संधि है? बताइए बसंत ऋतु में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद बनेगा बसंत धन ऋतु, यानी कि बसंत धन ऋतु। बताइए आप बता देंगे इसमें से कौन सी संधि बनेगी, यानी कि गुण संधि इसका आंसर सही रहेगा। बी इसका ऑप्शन सही बैठेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म हमारा सुमेलित जो है वो नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है नाचर धनुष, दूसरा दिया है धूसर गधा का, तीसरा दिया है प्रस्वरण झरना का, और डी दिया गया है मंदार जो है ये कल्प द्रुम का। बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि जो नाचर है ये इसका धनुष का पर्यायवाची नहीं होता। नाचर होता है हमारा बाण का पर्यायवाची, ये होता है हमारा बाण का पर्यायवाची, ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी और सभी सुमेलित हैं। एक धनुष का एक और पर्यायवाची लिख लीजिए इसमें, कोदंड, कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची होता है, कोदंड। बाकी और हमें सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसमें भी बताना है कि हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है विपत्ति का संपत्ति, दूसरा दिया गया है वैमनस्य का सैमनस्य, तीसरा दिया गया है विनीत का उद्यत, और डी ऑप्शन है सभी सुमेलित हैं। बताइए इसमें से क्या आंसर इसका सही रहेगा। आंसर रहेगा इसका डी, यानी कि जो सभी है वो सुमेलित हैं। विपत्ति का संपत्ति होता है, वैमनस्य का सैमनस्य होता है, और विनीत का उद्यत होता है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो 12 वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें भी कराया है मैंने। जिसने भी वो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें उसको, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको वो होने वाली है। देखिए जिसमें दिया गया है विवाह के समय पीले कपड़े से टुकड़े के सिक्के पर लपेटकर वर वधू की कलाई पर बांधा जाने वाला कंगन जिसे विवाह के बाद खोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। बताइए। क्वेश्चन है विवाह के समय पीले कपड़े के टुकड़े में सिक्का लपेटकर वर वधू की कलाई में बांधा जाता है जिसको कंगन, जिसे विदाई के बाद खोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए। उसको बोलते हैं हम कंकण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, कंकण। और ऑप्शन नंबर सी पे देखिए इनर, ये इनर क्या होता है। इनर होता है हमारी जो देव पूजा होती है, जब वो जहाँ पे धुनी जलती है, किसी मंदिर के आगे जो धुनी जलती है उसमें जो जलने वाली लकड़ी होती है वो होती है इनर लकड़ी, यानी कि जो लकड़ी जलती है उसको क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तीसरा दिया गया है कमेट। कमेट क्या होता है, कमेट से होता है दीवारों की पुताई की जाती है, यानी कि जब पहले समय में दीवारें हमारी किसकी होती थी, मिट्टी की होती थी, और जो पुताई की जाती है वो कमेट से की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दिया गया है यदि छवि परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, वाक्यांश में कौन सा काल है। बताइए इसमें कौन सा काल है। ऑप्शन ए है आसन्न भूतकाल, बी है संदिग्ध भूतकाल, सी है हेतु हेतु मद भूतकाल, और डी है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इसका जो आंसर है वो आंसर बनेगा सी, यानी कि हेतु हेतु मद भूतकाल। जो हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होते हैं, जब एक क्रिया किसी दूसरे पर डिपेंड होती है तब हेतु हेतु मद भूतकाल होता है, यानी कि जब यदि छवि परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाती है, यानी कि जब उसका सफल होना जो है उसके परिश्रम पर आश्रित है, यानी कि 13 वाला ऑप्शन हो गया हमारा सी, इसका आंसर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया है गले का चांदी का एक आभूषण जिसमें करेले की तरह दाने पिरोए जाते हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है। बताइए उसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है। उसको बोलता है करियल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर पलायन से बेहद चिंतित, जिसे उन्होंने अपने सन 1980 के दशक में अपनी गीत गाया। एक गीत है हमारा अपनी थी मात तू लौट के आईजा के माध्यम से संबोधित करने की कोशिश की है। ये गीत जो है वो किसका है बताइए।
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवान जी, प्रहलाद मेहरा या चंद्र सिंह नेगी जी। बताइए इसमें से क्या इसका आंसर सही रहेगा। आंसर रहेगा इसका डी, यानी कि जो चंद्र सिंह नेगी जी है इन्होंने ये गीत गाया है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा मैच द फॉलोइंग। आपने मैच करना है कि कौन सा गीत किस का है। पहला है घुघुती नबासा, बी है यो पापी कलेजी, तीसरा है सरुली मेरो जिया लागी गो, और डी है कै बट आली कै बट जाली। बताइए कौन सा गीत किसने गाया। पहला ऑप्शन है हमारा घुघुती नबासा। जो घुघुती नबासा है ये गाया है हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने। इसको मिला लेते हैं हम 3 से। बी है हमारा यो पापी कलेजी। यो पापी जो कलेजी है ये गाया है हमारे बसंती बिष्ट जी ने। सी है सरुली मेरो जिया लागी गो। ये सरुली मेरो जिया लागी गो ये किसने गाया है, ये गाया है प्रीतम भरतवान जी ने। और अंतिम बच गया हमारा कै बट आली कै बट जाली, यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। कोड क्या बनेगा हमारा, कोड बनेगा हमारा 3 4 3 2 4 1। किस ऑप्शन में दिया गया है, 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि सी इसका सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आयोग भी बनाने लगा है, उसी पैटर्न को हमने भी फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें दिया गया है ऐसे कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हमें इसमें भी बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए। पहला दिया गया है सायंकाल वह बाजार जाता है, अधिकरण कारक। बी है पत्र नियुक्ति अधिकारी के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि करण कारक। सी है माँ उसे बुलाती है, यानी कि कर्म कारक। और डी है प्रधानाचार्य ने उसे पुस्तक दी, यह है कर्म कारक दिया गया है। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित वो नहीं है। आंसर ले लेते हैं। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो प्रधानाचार्य ने उसे मुझे पुस्तक दी, प्रधानाचार्य ने मुझे पुस्तक दी, यानी कि कर्म कारक दिया गया है। एक कर्म कारक ना होकर यह होगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। डी इसका सही आंसर रहेगा, बाकी सभी सुमेलित हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा वाक्य संदेह वाक्य का उदाहरण है। 4 वाक्य दिए गए हैं, बताना कि कौन सा हमारा संदेह वाक्य का उदाहरण है। पहला है अगर पानी न बरसा तो मैं कल आपके घर जाऊंगा। बी है काश मैं अंबानी होता। सी है संभव है आज बारिश हो। और डी है हाय वह चल बसा। बताइए इसमें से संदेहवाचक वाक्य कौन सा है। आंसर है इसका सी, संभव है आज बारिश हो। ये है जो है ये संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए, इसमें दिया गया है अगर पानी न बरसा तो मैं कल आपके घर जाऊंगा। ये है एक संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। बी है काश में अंबानी होता। काश में अंबानी होता ये हो गया हमारा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। डी है हाय वह चल बसा, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया है। ये हो गया विस्मयादिबोधक, यानी कि आंसर सी इसका जो है वो करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड की पूरी राजनीतिक वर्ग के खिलाफ गाए जाने खिलाफ आंदोलन गीत, यानी कि नौछमी नारायणा के संबंधी किससे है। ये जो नौछमी नारायणा है ये गीत किसने गाया है। शेरदान अनपढ़, नैन सिंह रावल, नरेंद्र सिंह नेगी, इनमें से कोई नहीं। बताइए नौछमी नारायणा सुना भी होगा आपने, नौछमी नारायणा हो गीत रहेगा हमारा नरेंद्र सिंह नेगी जी का। सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड में स्थानीय रूप से पशुओं का लोक देवता किसे कहा जाता है। पशुओं का जो लोक देवता है ये कहा जाता है एड़ी देवता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें दिया गया है चंद काल में कुमाऊं प्रशासन की इकाई गरखा या परगने में के नाम से जानी जाता था।
इन्हीं गरखों की संख्या कल्याण चंद्र तिथि के चंपावत ताम्रपत्र लेख में कितनी बताई गई है? बताइए, 10, 7, 11 या 12? आंसर है इसका 12। ये बताई गई है हमारी 12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड बजट 2024-25 में विकसित भारत के 4 स्तंभों के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं है? 4 स्तंभ दिए गए थे जिसमें से एक स्तंभ नहीं है, इसमें बताइए कौन सा नहीं है। पहला है गरीब का कल्याण, युवा सशक्तिकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और डी है महिला सशक्तिकरण। आंसर है इसका सी, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पहल। सी इसका सही आंसर रहेगा। आपने ध्यान होगा आपके कि उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था जब बजट पेश किया गया था। ज्ञान, ये ज्ञान का अर्थ क्या था? यानी कि गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से ज्ञान, यानी कि महिला सशक्तिकरण। यानी कि जो विज्ञान है प्रौद्योगिकी है इसकी जगह पर होना चाहिए हमारा कृषि, यानी कि सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। किस वर्ष ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कुमाऊं डिवीजन को ब्रिटिश गढ़वाल व कुमाऊं में 2 जनपदों में विभक्ति किया गया? इसको तो आप बता ही देंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि 1839। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया है जनपद व उसका स्थापना वर्ष से सुमेलित नहीं है। बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995, बी है हरिद्वार 28 दिसंबर 1988, रुद्रप्रयाग 18 सितंबर 1997 और पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960। इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। आंसर रहेगा हमारा सी, यानी कि जो रुद्रप्रयाग है वो 18 सितंबर दिया गया है। ये 18 सितंबर ना होकर ये कितना है हमारा 16, यानी कि 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1997, यानी कि सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें दिया गया है वर्ष 2021-22 के अंतरिम अनुमानों के अनुसार राज्य अर्थ व्यवस्था में निम्न में से कौन सा योगदान जो है सुमेलित है? अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पहला दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें दिया गया है 13.36, दूसरा दिया गया है द्वितीय क्षेत्र 46.21, तृतीय क्षेत्र दिया गया है 41.94% और चतुर्थ श्रेणी दिया गया है 9.282%। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ना सुमेलित है, माफ कीजिएगा, सुमेलित है। इसका जो आंसर है वो आंसर बी बनेगा, यानी कि जो बी है वो सही सुमेलित दिया गया है हमारा, बाकी और सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से किस जनपद की सहकारिता सबसे ज़्यादा है? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो हम, यानी कि कृषि क्षेत्र हमारा सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र में। बताइए इसमें कृषि का योगदान किस जनपद में सबसे ज़्यादा है? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। आंसर बनेगा हमारा यूएस नगर, डी इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जिसमें दिया गया है महालक्ष्मी कल्याण योजना के संबंध में असत्य कथन है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने के हमें कौन सा असत्य है। पहला है प्रारंभ 17 जुलाई 2022 को, दूसरा है उद्देश्य क्या है इसका, नवजात शिशु है उसकी माँ को पौष्टिक आहार की आपूर्ति करना, सी है यह राज्य के अधिकारियों एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित योजना है, डी है वर्तमान में 40,000 अभ्यर्थियों के द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। बताइए इसमें से कौन सा वो है वो गलत है। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि जो इसका प्रारंभ है ये 17 जुलाई 2022 न होके 17 जुलाई 2021 में इसका प्रारंभ हुआ था, बाकी और सभी सुमेलित हैं, यानी कि ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित कथन कोट हमारा चयन कीजिए, यानी कि सही कोट का हमारे चयन करना है। पहला दिया गया है राज्य में वर्तमान तहसीलों की संख्या 110 है, बी है राज्य में उप तहसीलों की संख्या 18 है, सी है सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद पिथौरागढ़ है, डी दिया गया है देहरादून में तहसीलों की संख्या 8 है। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है?
आंसर है इसका केवल 1, 2 और 3, यानी कि सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। 1, 2 और जो 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सही दिया गया है। तीसरा हमारा गलत दिया गया है। इसमें दिया गया है देहरादून में तहसीलों की संख्या 8 है। देहरादून में तहसीलों की संख्या 8 ना होकर कितनी है? 7 है, यानी कि यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत है मैंने अभी ये भी आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जिसमें दिया गया है बाज बहादुर चंद के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बाज बहादुर चंद के संबंध में, बताने की कौन सा हमारा गलत है। पहला है यह 50वां चंद शासक था। दूसरा दिया गया है पिथौरागढ़ के एक हथियार देवाल का निर्माण इसी शासक के द्वारा कराया गया। तीसरा दिया गया है जहांगीर ने राजा को बहादुर की उपाधि दी थी। डी दिया गया है 1673 में राजा ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी। बताइए इसमें से कौन सा जो है हमारा गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि जो जहांगीर ने राजा को बहादुर की उपाधि दी थी, ये हमारा गलत है। ये जो उपाधि है ये जहांगीर ने दे के ये देगा हमारा शाहजहां। ये उपाधि कौन देगा? बाज बहादुर चंद को ये देगा शाहजहां। बाकी और सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें दिया गया है ब्रिटिश काल में मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र में भूमि को कहा जाता था। ब्रिटिश काल में भूमि को क्या कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र में? बताइए। इसको कहा जाता था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थात कहा जाता था, थात। और भूमि के मालिक को थातवान। भूमि को थात और भूमि के मालिक को थातवान कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड राज्य के बीपीएल श्रेणी के ऐसे शिल्पी के लिए शिल्प पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें इसमें किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? बताइए। इसमें किया गया है 70 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि 60 वर्ष तक। बी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, यानी कि ये नाम है किसका? C2 का। यानी कि नीति आयोग के तर्ज पर ही आयोग उत्तराखंड में भी C2 आयोग का गठन किया गया है। और जिसके उपाध्यक्ष कौन है हमें ये बताना। अध्यक्ष तो इसके कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं इसके CM। और उपाध्यक्ष कौन है इसका वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हमारे राजशेखर जोशी जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 माफ कीजिएगा, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? बताइए इसमें कान में कौन सा नहीं पहना जाता? मूर्खली, गोरख, तुग्यल या सतुआ? आंसर बनेगा इसका सतुआ। जो सतुआ है ये कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है हमारा गले में। गले में पहने जाने वाला आभूषण है सतुआ। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें दिया गया है सही सुमेलित नहीं है। फिर से आ गया हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972। बी है महरौली कस्तूरी अनुसंधान 1977। सी है कांचुला खर्क 1982 में। डी है अस्कोड वन्यजीव अभ्यारण्य 1985। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो अस्कोड वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1985 में न होगी, 1986 में। यानी कि डी इसका सही आंसर रहेगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। कस्तूरी ये महरौली कस्तूरी मृग कहाँ है? ये है बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना इलाचंद जोशी की नहीं है? बताइए कौन सी रचना इलाचंद जोशी की नहीं है। जहाज का पंछी, विजनवती, सन्यासी या ऋतु वर्णन? बताइए कौन सी पुस्तक नहीं है। आंसर है इसका डी, यानी कि जो ऋतु वर्णन है यह हमारी किसकी पुस्तक है? ऋतु वर्णन है हमारी मौला राम की। बाकी सभी सुमेलित हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें दिया गया है 12 फरवरी 2023 को CM अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई? बताइए।
12 फरवरी को निःशुल्क गैस रिफिल योजना चलाई गई थी अंत्योदय योजना के तहत, जिसमें से प्रति परिवार को 1 साल में 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी हमारी पौड़ी जनपद से। सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें दिया गया उत्तराखंड में सुख रहित जल स्रोतों, नदियों एवं जलधाराओं को जल्द से जल्द चिन्हीकरण करके उपचार हेतु किस संस्था द्वारा सर्वप्रथम 5 नदियों को चिन्हित किया गया है? ये किया गया हमारे सारा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर रहेगा। कौन सी संस्था कर रही है? सारा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है बताइए? अशोक कुमार, दीपम सेठ, अजीत कुरैशी या राकेश कुमार, बताइए कौन है? ये है हमारे दीपम सेठ। बी इसका सही आंसर रहेगा। और दीपम सेठ कौन से नंबर के डीजीपी बने हैं? ये बने हैं 13वें नंबर के। ये भी नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें दिया गया है वह कमिश्नर कौन था जिससे ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप लगाया गया था? हेनरी रेंजर ट्रेल, बैटन या लूसिंगटन, बताइए। ये आंसर बनेगा हमारा इसका विलियम ट्रेल। बी इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि ईसाई होते हुए इसमें हिंदू होने का आरोप लगाया गया था ट्रेल पे। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड किसान प्रोत्साहन योजना की घोषणा हुई थी। कब हुई थी उत्तराखंड किसान प्रोत्साहन योजना? बताइए। जून 2024 14 माफ़ कीजिएगा, मार्च 2001 या अगस्त 2014 या जून 2006? आंसर बनेगा इसका जून 2014 को हुए थे उसका प्रोत्साहन योजना की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें दिया गया है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की? बताइए। केदारनाथ भी उपचुनाव हुए थे ना, वहाँ जीत हासिल किसने की थी? बताइए। ये की थी हमारी आशा नौटियाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसी के साथ ही जो हमारी जो अभी विधानसभा चल रही है इसमें महिलाओं की निर्वाचन, कितने महिलाएं निर्वाचित हो चुकी हैं अभी तक? ये हो चुकी है हमारी 9 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको। देखिए जिसमें दिया गया है राज्य में हुए प्रथम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सही कोट का चयन करिए। पहला कथन है प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2001 को हुए थे। दूसरा है एनडी तिवारी रामनगर विधानसभा से विजयी होकर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। सी है कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 36 सीटें पर विजयी रही थी। बताइए इसमें से कौन सा कोट हमारा सही रहेगा? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि 2 और जो 3 है ये हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि एन डी तिवारी रामनगर विधानसभा से विजयी होकर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस ने इस विधानसभा में 36 सीटें पर विजय हासिल की थी। जो पहला है ये गलत है, यानी कि इसमें दिया गया है प्रथम विधानसभा चुनाव जो है वो 14 फरवरी 2001 को हुए थे, यानी कि जो 14 फरवरी 2001 को ना हो गई, ये 14 फरवरी 2002 को हुए थे। आंसर आपको मिल गया, 2002 को हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना कि इसमें कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है। पहला है गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी, बी है बैजनाथ मंदिर गोमती, तीसरा दिया गया है रीठा मीठा साहिब यानी कि लदिया नदी, डी है हमारा केदारनाथ घाटी अलकनंदा नदी। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो केदारनाथ घाटी है ये अलकनंदा नदी न हो गई, ये है मंदाकिनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024-25 निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अभी हाल ही में जो है 24-25 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान दिए गए हैं और इसमें से कौन शामिल नहीं है? बताइए। आंसर बनेगा डी, CDS बिपिन रावत जी। CDS बिपिन रावत जी को 2022 में ही मिल चुका है गौरव सम्मान 2022 में, बाकी और सभी को 2024 में दिया गया है।
कितने लोगों को दिया गया है? ये लिया गया है 5 लोगों को। और 2 नाम कौन कौन से हैं और अभी? एक है हेमंत पांडे जो कि अभिनेता, और 5 अंतिम है हमारा महेश घड़ियाल जो है स्वास्थ्य से, डॉक्टर महेश घड़ियाल है ना, ऐसी है कुछ नाम। इनको आप एक बार जरूर देखें एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें दिया गया है किन 2 पुस्तकों के प्रमाण के आधार पर कुछ विद्वानों ने थोहरचंद को उत्तराखंड वंश का संस्थापक माना है? बताइए। कुमाऊं का इतिहास, किंगडम ऑफ नेपाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल या तारीखे यामिनी? बताइए। आंसर बनेगा इसका सी, बी और सी। जो किंगडम ऑफ नेपाल और रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल है, इस पुस्तक में थोहरचंद को कुमाऊं का संस्थापक माना गया है। किसकी पुस्तकें हैं ये? जो किंगडम ऑफ नेपाल है ये है फ्रांसिस हैमिल्टन की, और जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल है ये है हमारी डब्ल्यू फ्रेजर की। इसे नोट डाउन आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड के किस स्थान पर 22 से 23 जून 2024 को राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? बताइए। देहरादून, हल्द्वानी, रानीखेत और कौसानी? बताइए। ये किया गया था हमारा कौसानी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें दिया गया है पवारकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला दिया गया है सुदर्शन शाह व भवानी शाह के कार्यकाल तक प्रजा की चिकित्सा हेतु अस्पतालों का निर्माण करवाना राज्य कर्तव्य में नहीं गिना जाता था। दूसरा दिया गया है 1876 में प्रताप शाह ने पहला खैराती छापाखाना अपनी राजधानी में स्थापित किया। ठीक हो क्या? तीसरा है कीर्ति शाह ने तीर्थ स्थलों में छोटे छोटे औषधालय व चेचक के टीकाकरण की शुरुआत की थी। डी है नरेंद्र शाह के कार्यकाल 1934 में कुष्ठ विधान पारित किया गया। बताइए इनमें से 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा वो है वो गलत दिया गया है। आंसर बनेगा हमारा आंसर डी, यानी कि नरेंद्र शाह के कार्यकाल में 1934 में कुष्ठ विधान पारित किया गया था, लिखा गया है ये 1934 में न होगी, ये किया गया था 1939 में। बाकी हमारे सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं, यानी कि आंसर क्या बनेगा? आंसर डी बनेगा इसका। के हिसाब से बताना था ना कि कौन सा हमारा नहीं है, बताना था हमें, तो यानी कि डी वाला 4 वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, यानी कि केवल बी, यानी कि केवल 4 जो हमारा गलत दिया गया है, बाकी सभी सही है। आंसर बनेगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें दिया गया है गोरखाकालीन कर सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा गोरखाकालीन जो कर है वो सुमेलित नहीं है। पहला है जानिया सुनिया राज कर्मचारियों के से लगान के संबंध में पूछने के लिए लिया जाने वाला कर। बी है दोनिया कर पहाड़ी पशु चारकों से लिया जाने वाला कर। तीसरा है कुशई कर यानी कि ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। डी है मिझारी कर यानी कि भोटिया जनजातियों से लिया जाने वाला कर। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जो मिझारी कर है ये भोटिया जनजाति से नहीं लिया जाता था, ये लिया जाता था शिल्प कर्मियों से लिया जाता था। ये कर किससे लिया जाता है? इनके शिल्प कर्मियों से। 49 उत्तराखंड के प्रमुख नीतियों व उनका शुभारंभ वर्ष सही सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। पहला दिया गया है उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013। बी है राज्य MSME नीति 2015। सी दिया गया उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2017, राज्य युवा नीति 2021। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर बनेगा इसका आंसर सी, यानी कि जो उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति है ये आई थी हमारी कब? 2018 में। 2018। बाकी और सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें दिया गया है सुमेलित नहीं है, बताना कि कौन सा सुमेलित हमारा नहीं है। पहला है उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है हमारे? 78.82% सही है। बी है उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता यानी कि 88.42 दिया गया है 40%। सी है राज्य में महिला साक्षरता दर 70% दिया गया है। और अंतिम दिया गया है उत्तराखंड की कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है हमारी? 51,37,773। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
आंसर बनेगा इसका बी। जो उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बताइए उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है हमारी, यह है हमारी 87.40%। बाकी आप सही सुमेलित हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड में स्थित किस नदी में लगभग 2 किमी क्षेत्रफल में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है। शिप्रा नदी, शंभू नदी, कोसी नदी और सुयाल नदी, बताइए किस में किया जा रहा है। ये किया जा रहा है हमारा शंभू नदी में। और शंभू नदी कहाँ बहती है, ये बहती है हमारी बागेश्वर जनपद में, बागेश्वर जनपद में। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडजस्ट करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें दिया गया है राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाली जनपद बताइए। जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई थी वो हुई हमारी सबसे पहले यूएस नगर, देहरादून और हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें दिया गया है राज्य में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले बताइए। बताइए सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, ये है पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। और इसके बाद बागेश्वर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें दिया गया है प्रमुख पुस्तकें व लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें से एक जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। पहला है कुमाऊं भाषा व उसका साहित्य यानी कि त्रिलोचन पांडे। बी है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी यानी कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल। सी है उत्तराखंड के लोक नृत्य यानी कि शिवानंद नौटियाल। डी दिया गया उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास। ये ऑप्शन दिया गया हमारे चंद्र सिंह नेगी। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर बनेगा टी। जो है ना उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास है, ये चंद्र सिंह नेगी का ना होगा, ये है हमारा जय सिंह रावत जी का। किसका है ये, जय सिंह रावत जी का। बाकी और सही सुमेलित हैं हमारे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु पिरू लाओ पैसे बचाओ, पिरू लाओ पैसे पाओ अभियान किस जनपद से शुरू किया। बताइए ये क्या था हमारा रुद्रप्रयाग जनपद से। और ये योजना कब चलाई गई थी। बताइए ये योजना जो चलाई गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये चलाई गई थी 8 मई 2024 को। ठीक हो गया। सभी फैक्टर हमारे तैयार होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें दिया गया है नैनीताल में आर्य समाज मंदिर का निर्माण कराने में मुख्य भूमिका किसकी थी। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताइए इसमें से नैनीताल में आर्य समाज मंदिर निर्माण बनाने का मुख्य भूमिका किसकी थी। ये थी हमारे गजानंद छिमवाल जी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, जिसमें दिया गया है इनमें से किस लोक गायक ने वनों की रक्षा हेतु जन जागरण के लिए निम्न पंक्तियों युक्त गीत लिखा। गीत कौन सा है। यह है खड़ा उठ भाई बंदो सब इकट्ठा होना, सरकारी नीतियों से जंगल बचौला। ये है गीत। बताइए ये गीत जो है हमारा किसने लिखा था, यानी कि ये लिखा था हमारा बी घनश्याम सैलानी जी ने। और जो घनश्याम सैलानी जी है इनको चिपको क्या कहा जाता है, चिपको आंदोलन के कवि भी कहा जाता है इनको, घनश्याम सैलानी जी को। ठीक हो गया। ये भी आप नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक पे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, जिसमें दिया गया है रामपुर फाटा केदार घाटी के जंगलों को बचाने के लिए किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बिगुल बजा। बताइए केदार सिंह रावत, आलम सिंह बिष्ट, घनश्याम सैलानी और या जंगली। बताइए आंसर बनेगा इसका केदार सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें दिया गया है वन जागे वनवासी जागे पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए वन जागे वनवासी जागे एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। आन सिंह बिष्ट, भक्त दर्शन, हर्षवंती बिष्ट या KL तलवाड़। बताइए आंसर है इसका ए आन सिंह बिष्ट जी की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें दिया गया है
कुमाऊं में कोसी बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया बताइए। कोसी बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था इसका नेतृत्व किसने किया था। सरला बहन, बसंती बहन, सत्यदेश सिंह तड़ियाल या चिराग सेन ने बताइए। इसका नेतृत्व किया था बसंती बहन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा हमारा। अब यहाँ से आएंगे हमारे जीएस के क्वेश्चन। पहला कुछ जीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है बताइए। जो संगम साहित्य है ये हमारा तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें दिया गया है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया बताइए। मुल्तान, ढाका, देवबंद या पेशावर बताइए। ये किया गया था हमारा ढाका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया महान विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे बताइए। ये थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। ये थे हमारे कनिष्क के समकालीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था बताइए। इसका जो आंसर है वो बनेगा हमारा सी, यानी कि पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया गया था सुदर्शन झील का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें दिया गया अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्रित अंकित नहीं है। अशोक का जो सारनाथ है इसमें कौन सा पशु हमारा अंकित नहीं है बताइए। शेर, घोड़ा, हाथी या गेंडा। इसका जो आंसर है वो डी बनेगा, यानी कि गेंडा इसमें नहीं है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। हेलो करके भी इसको आप याद कर सकते हैं, यानी कि HELO हेलो। हॉर्स, लायन, लायन, एलिफेंट और ओ से हमारा बैल आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें दिया गया है तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी बताइए। जो तृतीय बौद्ध संगति है ये होती है हमारी अशोक के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। जोबियन ग्रह कौन सा नहीं है बताइए। शनि, यूरेनस, मंगल या नेपच्यूरियन बताइए। आंसर बनेगा इसका सी। जो मंगल है ये हमारा जोरेबियन ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अनुच्छेद 163 में क्या वर्णन करता है बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है यह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में है। बी है यह राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। सी है यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। डी है यह पंचायती राज संस्थानों की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करता है बताइए। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि यह राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 173 माफ कीजिएगा 63 173 बोल दिया था मैंने, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये लिखी गई है हमारी यूनानी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये भी बताइए आप कमेंट में। और इसकी स्थापना के समय गवर्नर कौन थे। ये थे हमारे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 जिसमें दिया है गदर पार्टी का गठन कब किया गया बताइए। गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ गया था ये किया गया था लंदन में। क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें दिया गया है किस वित्तीय आयोग को 2026 से 31 की अवधि के लिए सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है बताइए। ये सौंपा गया है हमारा डी, यानी कि 16वें वित्त आयोग को। क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें दिया गया है गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे बताइए। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये हुआ था 5 मार्च 1931। 20 का सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें दिया गया पुणे समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे बताइए। इस पर हस्ताक्षर किए थे हमारे 24 सितंबर 1932।
सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। जो पुनः समझौता है ये किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था गांधी और अम्बेडकर के मध्य। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? बताइए, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ये लिया गया वापस 1922 में, जब चौरा चौरी घटना हुई थी ना, उसके बाद ये वापस लिया गया था, यानी कि 1922 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया है वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या महत्व है? बताइए। आंसर ले लेते हैं सीधे, आंसर बनेगा इसका सी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें दिया गया है कौन कहता है कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? बताइए। ये कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिकता संहिता के कार्यान्वयन के बाद विवाहित जोड़ों के लिए अपने विवाह को पंजीकृत करने की अंतिम तिथि क्या है? बताइए। आपकी शादी होगी जॉब लगने के बाद, तो आप अपना जो विवाह सर्टिफिकेट है वो कितने महीने के बाद, कितने महीने के अंतर्गत बना सकते हैं? ये बना सकते हैं हम 6 महीने के अंतर्गत। 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई? बताइए। जो इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी 1905 में। सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें दिया गया है उत्तराखंड के कौन से शहर 2024 में राष्ट्रीय खेलों के दौरान कार्यान्वित में मेजबानी करेंगे? जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ होंगे ये बताना है हमें। ये होंगे हमारे देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में। सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में, संसद के लिए सभी सदन में, या केवल राज्यसभा में? जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है यह लाया जाता है कहाँ? केवल राज्यसभा में, क्योंकि ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है ना, जो उपराष्ट्रपति होता है, तभी ये केवल राज्यसभा में लाया जाता है। 82 वाला क्वेश्चन है, हाँ, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? बताइए। 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950? आंसर बनेगा इसका 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है किससे? अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा वो किसे देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को। ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु की सेवा निवृत्ति प्राप्त करते हैं, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये करते हैं हमारे 65 वर्ष की अवधि तक बी। और इसी में अगर हाई कोर्ट का पूछे तो ये करते हैं 62 वर्ष तक। हाई कोर्ट वाले 22 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट वाले 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में हरित राजमार्ग नीति कब आई? बताइए। यह आई थी हमारी 2015 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसमें दिया गया सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए राइट विलेज कार्यक्रम उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए। ये किया गया था हमारा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। ऑक्सीजन, यानी कि सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें दिया गया है कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड का प्रयोग करके के लिए किया जाता है। ऐड ऑन कार्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है कंप्यूटर में? बताइए। ये किया जाता है हमारे संचार के लिए। डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसमें दिया गया है विंडोज एक्सप्लोर के दृश्य में ग्राफिक और HTML फाइलों की लघु छवि और फाइल, थोड़ा मिट गया है ये, फाइल
का पूर्वावलोकन करते समय मतलब ये बोल रहे हैं ग्राफिक और HTML फाइलों की लघु छवि और फाइलों की सामग्री से पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? पूर्व अवलोकन पहले, यानी कि ये बना के थंबनेल बना के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि थंबनेल बना के। अगला है निम्न में से कौन सी शीत यानी कि ठंडी जलधारा नहीं है, बताइए, यानी कि गर्म जलधारा है। आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि नॉर्वेजिया की धारा। डी इसका सही आंसर बनेगा, बाकी और सभी हमारी गर्म जलधाराएं हैं। मतलब ठंडी जलधाराएं नहीं है कह ना, यानी कि ये गर्म जलधाराएं हैं और बाकी सभी ठंडी जलधाराएं हैं। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ और बोल दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में भूमध्य रेखा के साथ तट नहीं है? ये हमारा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेप्चा दहो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी कहाँ? दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अब आइए हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है मैनेजर लिखा गया है और इसको लिखा गया है ये कोड, और बताने के हमको असिस्टेंट को क्या लिखा जाएगा। जो मैनेजर है इसमें क्या लिखा गया है आप ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ से यहाँ लिखा गया है, ये फिर यहाँ लिखा गया है, एन यहाँ लिखा गया है, ये ऐसे, यानी कि ये यहाँ से वहाँ लिखा जा रहा है। तो ऐसी असिस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे? पहले आएगा हमारा टी, फिर आएगा हमारा एन, अगर इसको लिखें तो फिर आएगा हमारा ए, फिर आएगा हमारा टी एस आई एस एस ए। असिस्टेंट को ये लिखेंगे हम, इनके सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें रहेगा एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक मिनट में बंदर 7 फीट ऊपर चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसलता है। तो बंदर को खंभे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बताइए। उसको समय लगेगा, आप इसको अपने कॉपी में करिएगा, मैं आंसर बताता रहा हूँ। इसका आएगा 12 मिनट, यानी कि डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें दिया गया है एक 80 पैरों वाले भैंस का झुंड है, जिसमें आधु जो भैंस है का एक सींग है एवं शेष जो आधी भैंस है उनके 2 सींग हैं। तो झुंड में तो कुल कितने भैंस हैं हमें ये बताना है। तो झुंड में कितने सींग हैं वो बताना है, माफ़ कीजिएगा कितने हैं। यानी कि 80 पैर हैं तो एक भैंस के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो भैंस कितने हो जाएंगे हमारे, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 20 भैंस हो जाएंगे हमारे। ठीक हो गया। 20 भैंसों के होंगे हमारे 2-2 सींग और 10 के होंगे हमारे 1-1 सींग, यानी कि टोटल होंगे हमारे 30 सींग। डी इसका सही आंसर रहेगा। फिर ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मोहन ए से बी तक 2 किमी उत्तर की ओर चलता है। वह 90 डिग्री मुड़कर 3 किमी चलता है, सी पर पहुंच जाता है। फिर 90 डिग्री मुड़ता है और 8 किमी चलता है, डी तक पहुंच जाता है। फिर 90 डिग्री घूमता है, 3 किमी चलता है, ई तक पहुंच जाता है। अब वह एक बिंदु पर 90 डिग्री पर मुड़ता है और 4 किमी चलता है और एफ पे पहुंच जाता है। बताइए ए और एफ की कितनी दूरी है? आंसर आएगा इसका 2 किमी। ये इसका सही आंसर बैठेगा हमारा। इन क्वेश्चनों को आप खुद कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चोर, जज और अपराधी को दर्शाती है, बताइए। चोर, जज और अपराधी। चोर तो ये आ गया, जो चोर होता है वो अपराधी भी होता है। और जज ये आ गया, यानी कि 1 में 2 आ जाएंगे और 1 में 1 आ जाएगा। बी वाला इसका ऑप्शन सही बैठेगा हमारा। अब ये आ गया हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें यदि किसी कागज को एक विशिष्ट विधि पर मोड़कर छेद किया जाए तो खोलने पर वह कागज नीचे दिए गए प्रश्न आकृति जैसे दिखाई देता है। दी गई उत्तर आकृति में देखकर बताइए कि कागज किस आकृति में मोड़कर छेद किया गया था। ये हमारी उत्तर आकृति है, बताइए। अगर हम ये आकृति बनेगी तो आंसर क्या बनेगा?
आंसर बनेगा हमारा डी, यानी कि इस आकृति में तोड़ी जाएगा, छेद करेंगे तब हमारा ये खोलेंगे तो एक फोल्ड ऊपर आएगा, यहाँ आएगा, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99, अगर प्लस को या ये लिखा जाता है, भागा लिखा जाता है, भागा को माइनस लिखा जाता है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ धन है, तो बताइए इसमें क्या आंसर बनेगा। इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा ए। अगर बोर्ड मास थ्रो पर रोल कीजिएगा आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ए इसका सही आंसर बनेगा। अगर नहीं आए तो बताइएगा, मैं इसको आप बता दूंगा, कमेंट कर दूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बताना त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इस आकृति में, बताइए। इसमें त्रिभुजों की संख्या 13, 17, 14 या कोई नहीं। इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी हमारी 17। बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो ये मॉडल पेपर 4 हमने कंप्लीट किया है। आपके नंबर जो हैं जितने आए हैं कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, बताइए आपका स्कोर कितना बैठा है, और ये मॉडल पेपर आपको कैसे लग रहा है ज़रूर बताएं। यूके SSS के नए पैटर्न पर फॉलो किया गया है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।